आलोक जी, क्या ये परिस्थितियां अब इस सरकार के लिए वाकई में जटिल हैं कि एक तो इंडिया एकजुट है, और जो आलोक जी ने बड़ी साफगोई से बात कही कि अब इस समय हमारे ऊपर, मतलब बीजेपी के ऊपर, ये बड़ी आसानी से चिपका दिया जाता है कि ये आरक्षण विरोधी हैं, ये दलित शोषित, जबकि सबसे ज्यादा दलितों को अभी राशन देने का मसला हो, घर देने का मसला हो, जो बीजेपी के बात बोल रहा हूं, वो तो ये पूरी एक लिस्ट फेहरिस्त गिनाते हैं। आपने खुद सुना होगा, आपको मैं क्या बताऊं। ऐसा है पुष्कर जी, जो बात इन्होंने कही है, नहीं आलोक जी, एक मैं मिनट, इनसे मैं पूछना ये चाहता राहुल हूं। जी से सवाल लिया है मैंने, अभी आ रहा हूं आप अच्छा पास। ठीक है। देखिए पुष्कर जी, योजनाएं लोक कल्याणकारी योजनाएं केवल इसी सरकार में तो आई नहीं। जो भारतीय जनता पार्टी ये श्रेय लेने का प्रयास कर रही थी कि भाई शौचालय बने तो वो किसको मिल रहा है, पहले सड़क बन रहा है वो किसको मिल रहा है, तो लोक कल्याणकारी योजनाएं जिसमें पहले से चल रही थी वो सबों को मिलती थी। तो वो मिलने के आधार पर आप ये कह दीजिए कि हमने हमने सबों को सब कुछ प्रदान कर दिया और उस कारण से आरक्षण का महत्व नहीं है। देखिए, आरक्षण का महत्व संविधान निर्माताओं ने जब दिया है तो फिर तो उसे आपको मानना पड़ेगा। मैं तो अभी एक ही सवाल पूछ रहा हूं पुष्कर जी, कि अगर बिहार बीजेपी अगर जातिगत जनगणना के पक्ष में, तो फिर केंद्र के बीजेपी को क्या आपत्ति है? भाई जातिगत जनगणना का बड़ा मामला बनता चला जा रहा है। राहुल गांधी लगातार उठा रहे हैं, सदन के भीतर भी कहता है कि भाई वो होना चाहिए और हम करा के दम लेंगे। 50% के कैप के बारे में भी आपको सोचना पड़ेगा। ये मामले हैं आज के समय में, बड़े बड़े ज्वलंत मामले हैं इस समय। अब इसमें कोई ये कह दे कि नहीं भारतीय जनता पार्टी के ऊपर बहुत आसानी से इन चीजों को चस्पा कर दिया जाता है, तो फिर देखिए, एक समय होता है 10 साल तक लोगों ने बहुत ध्यान से भारतीय जनता पार्टी के 2014 में किस तरह से उनको वोट मिला, 2019 में किस तरह से वोट मिला, और यही 240 सीटें तीसरे टर्म में भी लोगों ने दिया, तो लोग सुनने वाले उन्हें भी सुन रहे हैं। लेकिन स्थिति क्या है कि अब उन बातों को लोगों ने क्रियान्वित होते हुए नहीं देखा पुष्कर जी, कि पिछले 10 वर्षों में। और वैसे स्थिति में विपक्ष की चीजें, राहुल गांधी ने जो तमाम तरह की चीजें कही, विपक्ष के नेताओं ने जो चीजें कही, अभी आपको याद होगा अखिलेश यादव जी ने या विपक्ष के तमाम लोगों ने कोरोना के टीके को लेकर कितनी गंभीर टिप्पणी की थी, उसको लेकर बाद में क्या अलग अलग रिसर्चेज आए वो हम लोगों ने देखा। तो ये परिस्थितियां अलग ढंग से बदली और यही कारण है इस समय कि लैटरल एंट्री में सोचिए कि अगर 53 लोग अभी भी काम कर, 57 लोग अभी भी काम कर रहे हैं और 63 नियुक्ति हुई, तब उस समय आरक्षण का मामला नहीं उठा था। लेकिन आज 45 नियुक्तियों में आरक्षण का मामला उठा है। तो ये बदलता हुआ समय, बदलता हुआ परिवेश है। लोगों ने ओबीसी के, चाहे लोग हो, एससी के लोग हो, एसटी के लोग हो, उन लोगों ने खुल के भारतीय जनता पार्टी को जम के वोट दिया था उन लोगों ने 2014 और 2019 के चुनाव में। लेकिन अब उन लोगों ने देखा कि आखिर इस पूरे दरमियान में जिस तरह से केंद्र सरकार की तमाम नौकरियों में रिक्तियां खाली रही, अभी भी केंद्र सरकार में 30 लाख से ज्यादा पद खाली है, तमाम जो दूसरी स्थितियां बनी, तो भाई जब आप नौकरी देंगे नहीं तो आरक्षण लागू कहां से होगा, ये सवाल खड़े हो रहे हैं। और आप लेटरल नियुक्ति में 45 नियुक्ति सीधे कर दे रहे हैं हायर लेवल पे। गौरव जी सही कह रहे थे कि भाई एडवाइजरी स्तर पर, सलाहकारी स्तर पर आप किसी को नियुक्त करते हैं, किसी का विशेषज्ञता का आपको लाभ लेना है, सरकार में सलाहकारी पद पर आप लाइए उन्हें, बैठाइए, कौन मना कर रहा है आपको? भाई हम लोग देखते हैं ना, सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार होते हैं, तमाम दूसरे लोग होते हैं, नीति आयोग में प्रधानमंत्री पद अध्यक्ष है, बाकी तमाम उसके नीचे तमाम पद है, तो वो जगह तो थे ही इनके लिए। तो ये गलत निर्णय लेने के कारण, क्योंकि 100% बहुमत की सरकार थी, उसमें तो निर्णय में संशोधन पुष्कर जी नहीं हो पाता था। लेकिन अब सदन के भीतर भी और बाहर, सदन से बाहर भी स्थितियां बदली हुई है। यही कारण है कि भाई यूटर्न लेने की स्थिति लाना पड़ रहा है ना। तो आप, मैं एक सवाल पूछ रहा हूं, 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला कब से अटक रहा था? अगर उत्तर प्रदेश सरकार चाहती, आप क्यों जो रिजर्व कैटेगरी के लोग अगर जनरल वाले कैटेगरी में बराबर में आ रहे हैं, तो बिल्कुल स्पष्ट नियम बने हुए हैं उसके, उन नियमों के हिसाब से लागू करते, आज ये संकट नहीं आती 69,000 शिक्षक भर्ती के मामले पे। और सवाल तो पुष्कर जी उनसे भी है, केशव प्रसाद मौर्य से, 69,000 शिक्षक भर्ती पे तो वो सवाल उठा रहे थे। लेकिन पिछले 3 दिनों में जब लेटरल नियुक्ति का मामला आया, तो क्या उसके तरफ से वहां पे तो ओबीसी के हितैषी बनते हुए नजर नहीं आ रहे थे? जब मामला केंद्र सरकार पर सवाल उठाने का आ रहा था, तब तो वो चुप्पी में रहते हैं। योगी जी पर सवाल उठाने के मामले में वो सुपर एक्टिव रह रहे थे। तो इस 3 दिनों में नहीं, अब तो अलग तस्वीरें वो आखिरी सवाल उठाया, उसके बाद वो केशव जी के सुर बदल गए। अब वो योगी जी की तारीफ कर रहे हैं, बोले पूरे देश में अगर कोई मुख्यमंत्री है तो नंबर 1 पे योगी जी हैं।
अब वो क्या है वो, पुष्कर और जी वो तो अब देखिए 10 विधानसभा के उपचुनाव होने हैं, उस कारण से तमाम परिस्थितियां बन रही है, लेकिन भाई हाईकोर्ट का वो निर्णय कब आया? उस निर्णय का जिस तरह से अपने ही राज्य सरकार के निर्णय के विरुद्ध जिस प्रकार वो निर्णय है वो स्वागत कर रहे हैं। भाई आप तो मुख्यमंत्री थे ना, तो उनकी भी जिम्मेवारी बन रही थी उसमें वो ध्यान देते उस समय जब ये निर्णय लिए जा रहे थे। ठीक है। मैं गौरव जी, जी एक बात यह है कि जब आप एकजुट हैं तो आप लोग अच्छा सरकार को घेर पा रहे हैं और अभी तक दिख रहा है। लेकिन उत्तर प्रदेश का ये चैनल है, हम लोग उत्तर प्रदेश, ये क्या उपचुनाव की वजह से, मान लीजिए सरकार ने, जो राहुल जी ने बात की, बदला हुआ परिवेश है और सब है, लेकिन जिस तरीके से आप लोगों में इस समय 10 सीटों पर लेकर तैयारी और लड़ाई चल रही है, ये तो फिर भाजपा को फायदा पहुंचा देगा। नहीं, तैयारी चल रही है, लड़ाई तो नहीं चल रही। जो भी जहां पर होगा सीट बंटवारे की जो होगी, वो आपस में बैठ के सुलभता से दोनों चीजें सुलझ जाएंगी। भाई उसमें आपने कोई 10 लड़ाई सीटों है प्रभारी घोषित कर दी है। तो प्रभारी तो हम लोगों ने वहां पर भी, जिन लोकसभाओं में हमारे प्रत्याशी नहीं थे, पीडीए के प्रत्याशी थे, तो वहां पर भी हम लोगों ने प्रत्याशी लगाए थे। आप समझिए, किसी भी जहां पर भी चुनाव होगा वहां पर कांग्रेस के कार्यकर्ता तो होंगे ही ना। तो वहां पे वो जो कार्यकर्ता होगा वो चुनाव में घर पे तो बैठा गया नहीं, और उस कार्यकर्ता से काम कैसे लेना है तो उसके लिए प्रभारी नियुक्त कराए जाते हैं। तो ये कहना कि प्रभारी नियुक्त कर लिए तो हमारे मतलब हमारा जो गठबंधन है वो टूट गया, ये तो बहुत गलत बात होगी कहना। उसमें एक फाइल है, उसमें डालो। तो अशोक यादव जी, चलिए हम आप लोगों की लड़ाई नहीं, हम मान रहे हैं एकजुट है, हमने पूछना था, पूछ लिया सवाल। अगला लक्ष्य क्या है? ये लेटरल एंट्री तो वापस करवा ली अखिलेश जी ने, अब 69,000 शिक्षकों को क्या कैसे न्याय दिलवाएंगे? देखिए पुष्कर जी, बड़ा संकट का सवाल ये है कि जब ये 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती के लोगों का जब आरक्षण लूटा जा रहा था, उस समय हमारे चाहे केशव मौर्य जी हों या अनुप्रिया पटेल जी हों या प्रकाश राजभर जी हों, इन लोगों के मुंह में दही जमा था, उस समय नहीं बोल रहे थे। लेकिन जब लगभग 3 साल तक लाठी डंडा और क्या क्या झेलने के बाद जब उनको कोर्ट से न्याय मिलता है, तब ये लोग सबसे पहले आ जाते हैं कि वेलकम करने, बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। आपने जो सवाल किया समाजवादी पार्टी या कांग्रेस या इंडिया गठबंधन के जो घटक दल है, हम लोग लगातार सिर्फ जो पीडीए के लोग हैं, चाहे पिछड़े, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक, सबके न्याय के लिए, सबके अधिकार के लिए जब तक अधिकार नहीं मिल जाता है तब तक इंडिया के गठबंधन के समस्त घटक दल उसके लिए संघर्ष करते रहेंगे। और सबसे अच्छी बात तो यह है कि जनता भी इस बात को समझ गई है 2024 के चुनाव में। इसलिए समझने के बाद जनता ने काशी से लेकर के अयोध्या, नासिक, रामटेक, रामेश्वर, बद्रीनाथ, हर जगह से इनको तमाचा दिया है। कहा भैया धर्म की राजनीति ज्यादा दिन नहीं चलेगी, हमको हमारा हक और हकूक दो, हमको कास्ट सेंसस के हिसाब से जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी दो। तभी उत्तर प्रदेश में 37 लोकसभा सीटों ने इनको हराया है। और अखिलेश यादव जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, बार बार यही कहते थे कि 80 हराओ, भाजपा हटाओ। और अगर हम लोग समाजवादी पार्टी, कांग्रेस की गठबंधन के लोग अगर उत्तर प्रदेश में इतना मजबूती से नहीं लड़ते तो असंभव था इनको रोकना। और ये सबसे बड़ी जीत किसकी है? पीडीए की जीत है पुष्कर जी। और हमारा जो पीडीए का आंदोलन है, ये उपचुनाव को लेकर के बहुत छोटी बात हो जाएगी। उपचुनाव को लेकर के इस आंदोलन को, इस गठबंधन को कहीं कोई खतरा नहीं होने जा रहा है। हम लोग जब इतना बड़ा चुनाव साथ में रखे लड़े हैं तो ये तो बहुत छोटी बात है। इस चीजों को हम लोग एडजस्ट कर लेंगे, कहीं कोई दिक्कत आपको देखने को नहीं मिलेगी, मैं इस चीज का आश्वासन दे रहा हूं आपको। ठीक है। आलोक जी, क्या बीजेपी के पास आइडिया की रन आउट ऑफ आइडियाज हो रहा है? क्योंकि कुछ चल नहीं पा रहा है, और 4 राज्यों के विधानसभा और यूपी की बात करें तो 10 सीटों पर यहां चुनाव हैं। गठबंधन भी आपका जैसे चल रहा है, अभी दबाव नहीं है। और जब भी देखा गया है कि गठबंधन की सरकारों में 1 साल 10 या 11 महीने सही चलता है, 12वें महीने से खेल होना शुरू होता है। आपके यहां तो खैर अभी 2 ही महीने में आ गया जो तेवर दिखाए उन्होंने। अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को, अनम्यूट कर लीजिए। आपको मेरी आवाज मिल रही है? हाँ मिल गई, अब बोलिए। मेरा ये कहना है कि गठबंधन की सरकार चलाना आज भारत के
पार्टियों की मजबूरी है। हम तो खैर 2 ही के साथ गठबंधन 3 के साथ गठबंधन चला रहे हैं, ये लोग तो 28 के साथ गठबंधन चला रहे हैं। अरे कैसी बात कर लेकिन दी मैं आपने। 30 का आप आपने तो मिनट। 44 नेताओं को खड़ा कर दिया था जब इन लोगों ने जब नीतीश कुमार इनकी तरफ थे, इंडिया की तरफ। क्यों राहुल जी, नंबर करवाए थे ना कर्नाटक के चुनाव के बाद। आलोक जी, एनडीए के सदस्यों की संख्या 40+ है, 40+। मैं एक मिनट, वो लिस्ट मुझे याद है जिसकी बात आप कर रहे हैं, लेकिन मैं इफेक्टिव की बात कर रहा हूं, जो अभी इफेक्टिव तौर पे काम कर रहे हैं। ये यही चक्कर है, ये लोग भड़का लेते हैं आप आलोक जी। एक मिनट, हमने बैकफुट पर इस पर चले गए, लेटरल अपॉइंटमेंट्स को हमने रद्द कर दिया। अब इसके जीत का श्रेय कौन लेगा? अखिलेश जी के प्रवक्ता कह रहे हमारे कारण हुआ, कांग्रेस कह रही है राहुल गांधी जी के कारण हुआ, मायावती जी का अभी बयान आ गया है कि मेरे कारण हुआ, चंद्रशेखर आजाद कह रहे हैं मेरे कारण हुआ, कल चिराग पासवान कहेंगे मेरे कारण हुआ, तेजस्वी कहेंगे हमारे दबाव पर ये बैकफुट पर चले गए। अरे वो कौन लेगा इसका श्रेय? मैं ये जानना चाहता हूँ। जनता के कारण हुआ आलोक जी। लीजिए गौरव जी ने बता दिया कि जनता ने हरवाया है आपको। ये जो फैसला पलटाया है वो भी इसका विरोध कर रहे हैं। और अशोक जी ने अपना आखिरी वक्तव्य इसी से खत्म किया कि हमारे गठबंधन में कोई नहीं, मैं आश्वस्त कर रहा हूं। अरे अभी तो जीत है तो दोनों लोग ले लेंगे साथ में, क्या प्रॉब्लम है? इनकी एकजुटता कहाँ गई जब इंडिविजुअल सब श्रेय लेने पे? और दूसरी चीज ये कह रहे हैं कि हम दलित और शोषित के विरोधी हैं। आज के डेट में भी सबसे ज्यादा दलित एमएलए और एमपी भारतीय जनता पार्टी में है, और जितनी भी कल्याणकारी योजनाएं हैं हमारी, उसमें दलित शोषित को भरपूर लाभ मिला है। उनको मैं गिनाना नहीं चाहता हूं, वो प्रदर्शित है पूरे भारत में कि हमारी क्या जन कल्याणकारी योजनाएं हैं। इस पर राहुल जी ने बड़ा अच्छा जवाब दिया था। एक मिनट सुनिए मेरी बात। राहुल जी ने कहा कल्याणकारी योजनाएं कोई ये 2014 से नहीं शुरू हुई हैं। जब से सरकारें चुन के 52 से आने लगी, तब से हर सरकार अपने आप कोई एजेंडा 5 पॉइंट एजेंडा, 6 पॉइंट एजेंडा, 7 पॉइंट एजेंडा चलाती रही। ज्यादा कल्याणकारी योजनाएं नहीं थी। और दूसरी बात, राहुल जी जो अभी जातिगत जनगणना की बात करके जोर शोर से कर रहे हैं और एमएसपी की भी बात कर रहे हैं, तो 2006 में स्वामीनाथन की रिपोर्ट आई थी, क्यों नहीं 2007 में इन्होंने एमएसपी लागू कर दिया था? अरे ये सब सत्ता से बाहर है आलोक जी, हम इनसे क्या सवाल पूछना है? ये तो 10 साल बाद अब नेता विरोधी दल पाए हैं, का पद पाए हैं। तो कथनी और करनी में अंतर है। जो बोलते हैं वो करते नहीं है और दूसरों से करवाना चाहते हैं।